आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर फर्स्ट का 14 लेक्चर है। इसके अंदर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करवाने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ हम एक एग्जाम्पल की बात करेंगे जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर आपका अनकम्प्लीट था, उसको भी हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कराएंगे, जो कि एग्जाम्पल है आपको 1.5.1। ठीक है भाई, तो देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 1.5.1 किया था, उसका एक पार्ट हो चुका था जिसमें आपको क्या दिया गया था, जिसमें आपको 3 बिंदु दिए गए थे, सममित समतल के 3 बिंदु दिए गए थे। कौन कौन से? ए, बी और सी। ठीक भाई, आपको 3 बिंदु दिए गए थे, जिसमें बिंदु ए के रेस्पेक्ट में आपको क्या दिया गया था? कॉम्प्लेक्स नंबर Z1। बिंदु बी के रेस्पेक्ट में आपको दिया गया था कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 और बिंदु सी के रेस्पेक्ट में आपको दिया गया था कॉम्प्लेक्स नंबर Z3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको 3 बिंदु दिए गए, तो 3 बिंदु रेस्पेक्ट में आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी दिए गए थे। ठीक है, देखो आपको क्या शो करना था? आपको शो करना था कि इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है Z2 माइनस समीशन Z2 माइनस Z3 इंटू मॉड Z1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 आयोटा Z1। ठीक है भाई, समीशन Z2 माइनस Z3 इंटू मॉड Z1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 आयोटा Z1 होता है। ठीक है, ये आपको शो करना था, तो ये तो हमने आपको शो कर दिया था। एक पार्ट और था कि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा यदि और केवल यदि ये निम्न कंडीशन का पालन करे। ठीक है, अगर ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो आप इसके लिए क्या कह सकते हो कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 होगा। ठीक भाई, ये आपको शो करना। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पे आप देखिए, आपने एक पार्ट तो आपने सिद्ध कर लिया था, दूसरे पार्ट के अंदर हमें क्या शो करना है कि अगर ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, अगर ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए कह सकते हो कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर क्या होगा? Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 होगा। ठीक है भाई, देखिए इसका सोल्यूशन जो कि रह गया था, कंप्लीट नहीं हुआ था, वो देखिए। जहां से आपको लास्ट लिखा था उसी से आगे आपको लिखना है। माना दिया गया त्रिभुज, माना दिया गया त्रिभुज, माना दिया गया त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? माना दिया गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। ठीक भाई, माना दिया गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। ठीक भाई, दिया गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, या फिर आप कह सकते हो कि दिया गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक भाई, आप ये कह सकते हो कि दिया गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा यदि मॉड Z1 माइनस Z2 बराबर मॉड Z2 माइनस Z3 मॉड बराबर मॉड Z3 माइनस Z1। ठीक है भाई, तो देखिए कैसे होगा। ठीक है भाई, आपको 3 पॉइंट दिए गए, 3 शीट्स दिए गए A, B और C, जिनके रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3। तो उनसे बनने वाला जो त्रिभुज है वो त्रिभुज समबाहु कब होगा? वो त्रिभुज समबाहु जब होगा जब इन तीनों डिस्टेंस का मान क्या हो? इन तीनों डिस्टेंस का मान बराबर हो। ठीक भाई, इन तीनों डिस्टेंस का मान कितना हो? इन तीनों डिस्टेंस का मान हो बराबर। कहने का मतलब है कि इस रेखाखंड AB की लंबाई, रेखाखंड BC की लंबाई और रेखाखंड CA की लंबाई क्या हो? बराबर हो। दैट मीन्स इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी B बराबर होनी चाहिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर चाहिए। और मैंने आपको लिखा बताया था कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या फॉर्मूला होता है? मोड Z। कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनके रेस्पेक्ट में कोई दो बिंदु है तो उनके बीच की दूरी किससे फाइंड आउट की जाती है? मोड Z1 माइनस Z2 के फॉर्मूले से फाइंड आउट की जाती है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? इन दोनों के बीच की दूरी होगी मोड Z1 माइनस Z2, इन दोनों के बीच की दूरी होगी मोड Z2 माइनस Z3 और इन दोनों के बीच की दूरी होगी मोड Z3 माइनस Z1। ठीक है भाई, ये हो। ठीक है, तो अगर ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो तो क्या कह सकते हो आप? इनके तीनों भुजाओं की लंबाई समान होगी, तीनों भुजाओं की लंबाई समान है, मतलब इस रेखाखंड की लंबाई, इस रेखाखंड की लंबाई, इस रेखाखंड की लंबाई बराबर है। तो आप क्या कह सकते हो कि मॉड Z1 माइनस Z2 बराबर मॉड Z2 माइनस Z3 बराबर मॉड Z3 माइनस Z1 होगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये तो आपने लिख लिया,
कि अगर ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो ये कंडीशन होगी। अब आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब आप क्या कर दो, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, मॉड Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर बराबर मॉड Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर बराबर मॉड Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। अब आपको बताया मॉड Z का स्क्वायर किसके बराबर होता है, मॉड Z का स्क्वायर होता है Z इंटू Z बार, ठीक है भाई। मॉड Z का स्क्वायर किसके बराबर होता है, Z इंटू Z बार। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का बार बराबर Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z3 का बार बराबर Z3 माइनस Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 का बार, ठीक है। जहां पर मोड Z के स्क्वायर का क्या लिख सकते हो, मोड Z का स्क्वायर होता है Z इंटू Z बार, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होगा। अब देखिए आपको पता है कि मोड, फिर आपको पता है कि Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट किसके बराबर होता है, Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट की, और Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट किसके बराबर होता है, Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट की। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, Z1 माइनस Z2 इंटू ये किसके बराबर होगा, Z1 माइनस Z2 कंजुगेट, ये बराबर होगा Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट बराबर ये हो जाएगा Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 बार माइनस Z3 बार बराबर Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 बार माइनस Z1 बार, ठीक है। तो ये इसके बराबर होगा। अब देखिए आप यहाँ पे ये क्वेश्चन मिल गया आपको, आपने इस इक्वेशन क्या लेते हैं, इक्वेशन फाइंड आउट करिए। अब हमें क्या करना है, हमें जो रिजल्ट सिद्ध करना है, तो हमें क्या सिद्ध करना है वो देख लीजिए। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि दिया गया त्रिभुज, कि दिया गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि दिया गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा यदि दिया गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, यदि समबाहु त्रिभुज होगा, यदि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 प्लस तो Z3 इंटू Z1, ठीक भाई। ये त्रिभुज दिया गया त्रिभुज, आपको क्या कहना है कि दिया गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा यदि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर Z1 Z2 प्लस Z3 प्लस Z3 Z1, ठीक है। देखो आपको इस इक्वेशन की हेल्प से ये आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो ये आप मान लो कि माना ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 के प्रथम दो पदों से, समीकरण 1 के प्रथम दो पदों से, ठीक भाई। समीकरण 1 के प्रथम दो पदों से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण के प्रथम दो पदों से देखो यहाँ कौन कौन से पद है आपके प्रथम दो पद, वो हैं Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार बराबर Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 बार माइनस Z3 बार, ठीक है। ये आपके प्रथम दो पद हो गए। अब उसके पश्चात देखो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 बार माइनस Z3 बार बराबर Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार, ठीक है। मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो इसका, तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, ये ही मिल जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि इस इक्वेशन में हमने किसका भाग दिया है, इस इक्वेशन में हमने भाग दिया है Z2 बार माइनस Z3 बार इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार का भाग दिया, ठीक है। तो ये आपने इस इक्वेशन सहायता से ये फाइंड आउट कर लिया। अब देखो आपको बताते हैं फ्रैक्शन में भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं कि आपके पास कोई फ्रैक्शन दी गई है a अपॉन b, ठीक है, और एक और फ्रैक्शन दी गई है आपको c अपॉन b। अगर ये दोनों के दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं, अगर ये दोनों के दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं, दोनों के दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं,
ठीक है भाई। तो आप क्या कह सकते हो कि इनका जो एडिशन होगा, मतलब इनका एडिशन क्या, इनके अंश का एडिशन और इनके हर के एडिशन का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। कहने मतलब है कि ये फ्रैक्शन आपको a अपॉन b दी गई है, एक फ्रैक्शन आपको c अपॉन d दी गई है, दोनों के दोनों फ्रैक्शन सेम है, तो आप क्या कह सकते हो इन दोनों फ्रैक्शन के अंश का सम और हर के सम का अनुपात भी क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक भाई, अंश का सम और हर का सम का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स a अपॉन b बराबर c अपॉन b है। तो आप कह सकते हो a प्लस सी अपॉन b प्लस d किसके बराबर होगा, ये भी आपको वापस अनुपात के बराबर। कहने मतलब है ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। और देखो इसको अगर आप इसको आपने फर्स्ट फ्रैक्शन ले लिया, फर्स्ट फ्रैक्शन का जो अंश है a, ठीक है, सेकंड फ्रैक्शन का अंश है c, ठीक है। अगर सेकंड फ्रैक्शन के अंश और हर को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, k से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, आपने इसको भी k से मल्टीप्लाई कर दिया, हर को भी k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनका सम a प्लस के सी और इसका सम हर का सम b प्लस के डी, तो इन दोनों का a प्लस के सी और b प्लस के डी का भी जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, इसके बराबर भी होगा। ठीक है भाई। तो फ्रैक्शन के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं कि अगर कोई दो रेशियो सेम है तो उनके अंश का सम और हर के सम का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि z1 माइनस z2 अपॉन z2 बार माइनस z3 बार बराबर z2 माइनस z3 अपॉन z1 बार माइनस z2 बार। ठीक है, तो ये दो फ्रैक्शन है a अपॉन b और c अपॉन b अगर इक्वल है तो a प्लस c मतलब z1 माइनस z2 प्लस z2 माइनस z3 और b प्लस t z2 बार माइनस z3 बार प्लस z1 बार माइनस z2 बार, ये इसके बराबर होगा। मतलब a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी अपॉन बी प्लस टी। ठीक है, आप देखते हैं z2 से z2 कैंसिल होगा, यहाँ से z2 से z2 बार कैंसिल होगा। ठीक है भाई, z2 बार से z2 बार कैंसिल हो गया, तो क्या शेष बच रहा है, आपके पास बच रहा है z1 माइनस z2 अपॉन z2 बार माइनस z3 बार बराबर z2 माइनस z3 अपॉन z1 बार माइनस z1 बार माइनस z2 बार बराबर z1 माइनस z3 अपॉन z1 बार माइनस z3 बार। ठीक भाई, ये रेशियो आ रहा है। ठीक है, इसको सोल्व करते तो ये फ्रैक्शन आ रही है। अब देखो आप इन दोनों टर्म्स को ले लो, इन दोनों टर्म्स को आप एक साथ देख सकते हो, भाई तीनों बराबर का आप क्या कह सकते हो, ये तो बराबर ही होंगे। दैट मीन्स z1 माइनस z2 अपॉन z2 बार माइनस z3 बार किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा z1 माइनस z3 अपॉन z1 बार माइनस z3 बार के बराबर है। ठीक है, अब आप इसको भी सोल्व करो। ठीक है, इसके जो कंजुगेट्स हैं उनको एक साइड लेके जाओ, दूसरा जो है मतलब वे टर्म्स मतलब एक फ्रैक्शन बनाओ जिसके अंदर तो कंजुगेट टर्म्स वो है शामिल हो, और एक ऐसी फ्रैक्शन बनाओ जिसके अंदर कंजुगेट टर्म्स शामिल है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो इस टर्म को आप उधर ले जाओ और इस वाले टर्म को आप इधर ले आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा z1 माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z3 बराबर z2 बार माइनस z3 बार अपॉन z1 बार माइनस z3 बार। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। आप देखिए समीकरण 1 थी उस समीकरण की आप लास्ट के दो पद भी काम करती हुई आपको ये जो रिजल्ट फाइंड आउट करना था z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर बराबर z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करो, समीकरण 1 का जो अंतिम दो पद है उनको भी काम में लो, उनको भी हेल्प लो आप। तो समीकरण 1 के अंतिम दो पदों से आप क्या लिख सकते हैं, अंतिम दो पद कौन से, अंतिम दो पदों से दो पद कौन से, अंतिम दो पद z2 माइनस z3 इंटू z2 बार माइनस z3 बार बराबर z3 माइनस z1 इंटू z3 बार माइनस z1 बार। ठीक है, अब आप देखिए इधर क्या है, इधर है z2 माइनस z2 बार माइनस z3 बार और इधर z1 बार माइनस z3 बार। ठीक है, तो आप यहाँ से फाइंड आउट करो रेशियो। यहाँ से आप देखते हैं कि इसको मैं इधर ले जाऊँ स्टम्प को और स्टम्प को मैं इधर लेकर आऊँ, तो क्या फाइंड आउट होता है मुझे, z2 बार माइनस z3 बार अपॉन z3 बार माइनस z1 बार बराबर z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z2। ठीक है, आप देखिए
आपको ये वाली फ्रैक्शन किसके बराबर है, इसके बराबर है, मतलब Z2 बार माइनस Z3 बार अपॉन Z1 बार माइनस Z3 बार। जबकि यहाँ पे क्या है, Z2 बार माइनस Z3 बार तो है, लेकिन यहाँ क्या है, Z3 बार माइनस Z1 बार आ रहा है। तो आप यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, ठीक भाई, आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, इधर से भी आप ऐसे कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए और कैंसिल कर दीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं Z2 बार माइनस Z3 बार अपॉन माइनस Z1 बार माइनस Z3 बार बराबर Z3 माइनस Z1 अपॉन माइनस Z3 माइनस Z2, ठीक है। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आप देखो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये फ्रैक्शन किसके बराबर है, इसके, और इक्वेशन 3 के अंदर ये वाले फ्रैक्शन इसके बराबर है। कहने का मतलब है ये दोनों फ्रैक्शन बराबर है। ए बराबर है यहाँ पे किसके, बी के, और बी किसके बराबर है, बी बराबर है यहाँ पर सी के। दैट मीन्स ए और सी क्या हो गए, ए और सी बराबर हो गए। इक्वेशन नंबर 2 और 3 से आप क्या कह सकते हो, ए और सी बराबर है, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 है 3 से, 2 है 3 से ए बराबर, समीकरण 2 है 3 से Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z3 बराबर Z3 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z3, ये बराबर होगा Z3 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z2 बराबर Z1 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z1, ठीक है। आप देखिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, ये तो आया है Z1 Z3 माइनस Z1 Z2 प्लस माइनस Z2 Z3 प्लस Z2 स्क्वायर बराबर Z1 Z3 माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर प्लस Z1 Z3, ठीक है। तो देखते हैं Z1 Z3 से ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो क्या है, यहाँ पे प्लस का Z2 स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर। आप इस टर्म को इधर लेकर आओगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे और इन दोनों टर्म को आप उधर ले जाओ तो ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से ये त्रिभुज संभव त्रिभुज होगा यदि ये इस साइड कंडीशन का पालन करें। अब उसके पश्चात आपके पास नेक्स्ट है, वो है एग्जाम्पल नंबर आपका है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1.5.3, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1.5.3। तो वो देखिए वो कैसे सोल्व होगा। एग्जाम्पल नंबर 1.5.3, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1.5.3 ये है, सिद्ध कीजिए कि आर्गढ़ चित्र में, सिद्ध कीजिए कि आर्गढ़ चित्र में एक सरल रेखा का समीकरण, आर्गढ़ चित्र में एक सरल रेखा का समीकरण, एक सरल रेखा का समीकरण निम्न रूप में लिखा जाता है, निम्न रूप में लिखा जाता है, ठीक भाई, निम्न रूप में लिखा जाता है। क्या है वो रूप, जेड बी बार प्लस बी जेड बार बराबर सी, जहां बी एक अशून्य, जहां बी एक अशून्य सम्मिश्र अचर है, ठीक भाई। बी क्या है, एक अशून्य सम्मिश्र अचर है तथा सी वास्तविक है, ठीक है भाई। तो ये आपको सिद्ध करना है।